नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं और ओडिशा के पुरी में वार्षिक रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा कि रथ पर विराजमान बड़े ठाकुर बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन के दर्शन करके लाखों भक्त दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। इन ईश्वरीय स्वरूपों की मानवीय लीला ही रथ यात्रा की विशेषता है। राष्ट्रपति ने श्री जगन्नाथ से प्रार्थना की है कि पूरे विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह का वातावरण रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। एक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र बनाया गया है। निगरानी के लिए ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। पुरी में एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक पुलिस पुरी शहर से सभी ट्रैफिक और पार्किंग संबंधी जानकारी प्राप्त कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मंगला आरती के दौरान श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की है और ये आरती रथ यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान का पहला दर्शन और पूजन होता है, जिसे देखने और अनुभव करने के लिए हजारों श्रद्धालु हर वर्ष एकत्र होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ जी मंदिर पहुंचे और श्री जगन्नाथ भगवान का रथ खींचा। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रथ यात्रा के अवसर पर पुरी तट पर रेत में सुंदर कलाकृति उकेरी। वडोदरा में रथ यात्रा के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर में विशेष कीर्तन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एमएसएमई दिवस 2025 उद्यमी भारत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी और देश भर से आए एमएसएमई को संबोधित करेंगी। एमएसएमई दिवस 2025 में के अवसर पर एमएसएमई को सीजीटी एमएसई की दी गई 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की विलंबित भुगतानों से संबंधित शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। इस वर्ष एमएसएमई दिवस का विषय सतत विकास और नवाचार के चालकों के रूप में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाने पर केंद्रित है। 6.3 करोड़ से ज्यादा उद्यमों के साथ एमएसएमई क्षेत्र पूरे भारत में उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने वाली एक जीवंत शक्ति बन गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान नैनीताल में वे शेरवुड कॉलेज के 156वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र का दौरा करेंगे और पुस्तकालयों के विकास के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद अमित शाह सर्किट हाउस में डीडीसीएमसी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संविधान हत्या दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के चिंगदाओ शहर में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की आतंकवाद पर बदली हुई नीति को सामने रखते हुए स्पष्ट किया कि आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाने में भारत संकोच नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए आतंकवाद के दोषियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से चीन के किंगदाओ में मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग की टीम आज सभी राजनीतिक दलों से मिलेगी और उनसे सुझाव मांगेगी। साथ ही चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा भी करेगी। चुनाव आयोग की टीम इससे पहले कल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंची थी। टीम ने बिहार में तैनात चुनाव आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और वोटर पुनरीक्षण का काम समय से पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए।
चुनाव आयोग की टीम ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान को चलाने पर भी जोर दिया और साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने का वादा किया कि मतदान केंद्र ऐसी जगहों पर बनाए जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें और किसी को भी दूरी या भीड़ के चलते असुविधा का सामना न करना पड़े। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संस्कृत भाषा को विश्व की अमूल्य धरोहर बताया। काठमांडू में 19वें विश्व संस्कृत सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि संस्कृत भाषा, साहित्य और संस्कृति का दक्षिण एशिया की सभ्यता और संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये 5 दिवसीय सम्मेलन दुनिया भर के विद्वानों, शोधकर्ताओं और संस्कृत प्रेमियों को एक मंच पर ला रहा है, जहां संस्कृत भाषा, साहित्य और दर्शन के विविध आयामों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। इसका कारण बना है शशि थरूर का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के भीतर अपनी स्थिति को लेकर संदेश देने की कोशिश की है। थरूर के पोस्ट के बाद पार्टी सांसद मणिकम टैगोर ने भी तीखा जवाब देकर इस बहस को और हवा दे दी। और वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी इस विवाद में उलझना नहीं चाहती, हमारा फोकस राष्ट्र को बचाने पर है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बोटाद विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के चीफ व्हिप और नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि सामाजिक सेवाएं कम होने की वजह से वे आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने उमेश मकवाना पर पार्टी विरोधी एवं गुजरात विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत गुरुवार देर रात एक और विशेष विमान 173 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 4,415 भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है और इनमें ईरान से 3,597 और इजराइल से 818 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ऑपरेशन सिंधु को सफल बनाने में इजराइल, ईरान, जॉर्डन, मिस्र, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान की सरकारों ने सहयोग दिया है। भारत सरकार ने इन सभी देशों को उनके सहयोग के लिए आभार जताया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर राजभवन में राजनीतिक नेताओं के साथ 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियों और समन्वय का आकलन करने के लिए सुरक्षा बलों ने कश्मीर के कई जिलों में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, SDRF और अन्य प्रमुख नागरिक एवं बचाव एजेंसियों के सहयोग से श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, अवंतीपोरा, बांदीपोरा और गांदरबल में समन्वित अभ्यास किया। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के सहयोग से 40 श्रमिकों के मेवान शटरिंग सिस्टम में 80 घंटे का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले तथा ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कौशल प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रदान किए। ये प्रशिक्षण CPWD की पहल के तहत GPRA परियोजना में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य निर्माण स्थलों पर सीधे श्रमिकों को कौशल प्रदान करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में सोयाबीन उत्पादन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा बीज समृद्ध कृषि का आधार है। बीज जितना स्वस्थ होगा, फसल उतनी ही बेहतर होगी। शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में बीज उपचार के लिए विकसित की गई अत्याधुनिक मशीन का अवलोकन किया और यह मशीन कम समय में उन्नत बीजों का उपचार सुनिश्चित करती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 2 में एक निजी फर्म में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य में जुटी है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर मानसून गुरुवार को करीब करीब पूरे देश में छा गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के दक्षिण में लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी टर्फ लाइन और हवाओं के विपरीत प्रवाह से मानसून नहीं आ पा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने समय से करीब एक सप्ताह पहले राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों को कवर कर लिया है। आईएमडी ने बंगाल, बिहार और झारखंड में आज से 29 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मई 2025 में मजबूत बनी रही, भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में दावा किया गया। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.5% बढ़ेगी, जिसमें चौथी तिमाही में 7.4% की उच्च वृद्धि दर्ज की गई। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मई में लगातार दूसरे महीने जीएसटी राजस्व 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। इसमें मजबूत आयात संबंधित जीएसटी संग्रह ने मदद की। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनियों की बिक्री 2024 से 25 के दौरान 6% बढ़ी, जबकि इससे पहले पिछले वर्ष इसमें 3.5% की वृद्धि हुई थी। आरबीआई के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आईटी कंपनियों की बिक्री वृद्धि 2024 से 25 के दौरान बढ़कर 7.1% पर पहुंची है, जो पिछले वर्ष 5.5% पर थी। भारत में स्टील उत्पादन की वृद्धि दर चीन और वैश्विक औसत दोनों से आगे निकल गई है। 2016 और 2024 के बीच भारत ने लगभग 5% की CAGR दर्ज की है, और जबकि चीन के लिए ये 2.76% और वैश्विक स्तर पर 1.77% थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दोपहिया वाहनों पर टोल लगने की रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा है कि ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा है कि कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दोपहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संगठित क्षेत्र में भारतीय चाय उद्योग लगभग 12 लाख कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करता है और उनमें से लगभग 58% महिलाएं हैं। केंद्रीय मंत्री गोयल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि महिलाएं भारत के चाय क्षेत्र के विकास का नेतृत्व कर रही हैं। हमारा देश अपनी सुगंधित चाय और लगातार निर्यात वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का फैसला किया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। और इसके साथ जीतन राम मांझी ने कहा कि अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले एमएसएमई के उद्यम पोर्टल से 34 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। पुरी में आयोजित रथ यात्रा के दौरान अडानी समूह ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए शुरू की पहल। इसके तहत 26 जून से 8 जुलाई के दौरान 40 लाख से अधिक लोगों के लिए मुफ्त में भोजन और पानी होगा वितरित। कोलियर्स के आंकड़ों के अनुसार देश के प्रमुख 7 शहरों में ऑफिस लीजिंग में 11% की हुई बढ़त। अप्रैल से जून की तिमाही में ये 178 लाख वर्ग फुट पहुंचा। फिनटेक के लिहाज से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भारत भी हुआ शामिल। अडानी फाउंडेशन ने सस्ती स्वास्थ्य सेवा में ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए DMIHER के साथ की साझेदारी। NSE के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राम कृष्णन ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से बिजली की लागत नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों यानी कि PSU का बाजार पूंजीकरण बीते 5 वर्षों में 57 लाख करोड़ रुपए बढ़कर जून 2025 में 69 लाख करोड़ रुपए हुआ। दूरसंचार विभाग ने असम सर्किल में ग्राहक सत्यापन नियमों के उल्लंघन के लिए भारतीय एयरटेल को 6.48 लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल फोन नंबरों के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा नियमों में बदलाव किया प्रस्ताव रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान बॉन्ड के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजनाएं बनाई हैं।
भारतीय शेयर बाजार को लेकर घरेलू निवेशक बुलिश बने हुए हैं और 2025 की शुरुआत से अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कर अधिकारियों से 2,298 करोड़ रुपए की मांग और सेवा कर यानी कि जीएसटी मांग का नोटिस मिला है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2025 की पहली तिमाही में 0.5% घटी। ईरान ने अमेरिका के साथ अभी किसी तरह की परमाणु वार्ता से इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन करते हुए कहा है कि ईरान इस बात का आकलन कर रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत उसके हित में है या नहीं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि परमाणु ठिकानों को हुआ नुकसान थोड़ा नहीं है और संबंधित अधिकारी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नई वास्तविकताओं का पता लगा रहे हैं जो ईरान के भविष्य के कूटनीतिक रुख को प्रभावित करेगा। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरें और भी हैं, जल्द हाजिर होता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि ईरान भविष्य में किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके देगा। खामेनेई ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले को अमेरिका के चेहरे पर करारा तमाचा करार दिया है और भविष्य में किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की भी बात कही है। खामेनेई ने अपने संदेश में कहा है कि इन हमलों से अमेरिका कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अमेरिका और चीन ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा है कि हमने चीन के साथ कल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जल्द ही एक व्यापार समझौता भारत के साथ करने जा रहे हैं। यह समझौता काफी बड़ा होगा जिसमें हम भारत के साथ व्यापार के रास्ते खोलेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस अमेरिका के साथ एक त्वरित और व्यावहारिक व्यापार समझौता चाहता है लेकिन उनका देश असंतुलित शर्तों को नहीं करेगा स्वीकार। इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अगर अमेरिका की 10% की बेसलाइन टैरिफ दर बनी रहती है तो यूरोप की प्रतिक्रिया का भी समान प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमारी सद्भावना को कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि यूरोपीय संघ को अमेरिका के साथ धीमी और जटिल व्यापार समझौते के बजाय त्वरित और सरल व्यापार समझौता करना चाहिए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर जीत से शांति समझौतों के लिए नए अवसर सामने आए हैं जिन्हें इजराइल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वेनेजुएला में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन हुआ है जिसके कारण राजमार्ग पर एक पुल ढह गया और 5 राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वेनेजुएला सरकार ने कहा है कि उन्होंने एक विशेष प्रतिक्रिया योजना को सक्रिय किया है जिसमें 640 से अधिक परिवारों को चिकित्सा देखभाल, भोजन और आपूर्ति प्रदान की गई है जबकि इंजीनियर क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए काम कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने गुरुवार को विवादित सीमा क्षेत्रों का दौरा किया। चीन में गुइझोउ
प्रांत में लगातार बारिश के चलते रोंगजियांग और कांगजियांग काउंटी में आई बाढ़ की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। मैक्सिको में गुआनाजुआतो राज्य के इरापुआतो शहर में त्योहार मना रहे लोगों पर भीषण गोलीबारी हुई। इस दर्दनाक घटना में 12 की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। भारत ने दूसरी एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष, महिला और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगा कर इतिहास रचा है और ये एक ऐसी उपलब्धि है जो पहले कभी नहीं हासिल की गई है। पुरुष डबल्स के फाइनल में अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल को हराया। महिला डबल्स में जोशाना चिनप्पा और अनाहत सिंह की जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त मलेशिया की अमानी और शिन इंग ई को हराया है। अभय सिंह और अनाहत सिंह ने मलेशिया के अमिशेन राज चंद्रन और राचेल अर्नोल्ड को 11-9, 11-7 से हराकर मिश्रित युगल का खिताब जीता। वियतनाम में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय अंडर 17 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम का शानदार प्रदर्शन। फ्री स्टाइल वर्ग में 3 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक हासिल हुए। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ब्रिजटाउन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 92 रन बनाए, हासिल की 82 रनों की बढ़त। कैरिबियाई टीम अपनी पहली पारी में 190 रनों पर ही सिमट गई। वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान रोस्टन चेज ने 44 जबकि शाई होप ने 48 रनों की पारी खेली। दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान। इंग्लैंड टीम में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी, 4 साल बाद हुई टेस्ट टीम में वापसी। भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार का जर्मनी में सफल ऑपरेशन, हुई स्पोर्ट्स हार्निया सर्जरी। 2 जुलाई से शुरू हो रहे भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच से बाहर रह सकते हैं जसप्रीत बुमराह, वर्कलोड के चलते दिया जा सकता है आराम। 23वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी भारत को मिल गई है। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसकी बधाई दी। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के साथ अपने करार को 2 साल और बढ़ा दिया है। रोनाल्डो अब अल नस्र के साथ 2027 तक जुड़े रहेंगे। फीफा क्लब विश्व कप में मैनचेस्टर सिटी का यूवेंटस पर 5-2 से जीत। अर्लिंग हालांड ने दागा करियर का 300वां गोल। इंटर मिलान ने भी दर्ज की जीत, रिवर प्लेट की टीम को 2-0 से हराया। ग्रुप ई में 3 मैच में 2 जीत के साथ शीर्ष पर। विंबलडन चैंपियन बारबोरा क्रेजसिकोवा हुई चोटिल, ईस्टबॉर्न ओपन से हटी। पिछले साल जैस्मिन पाउलिनी को हराकर जीता था विंबलडन का खिताब। ईस्टबॉर्न ओपन से बाहर हुए ब्रिटेन के डैन इवांस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका के जेनसन ब्रूक्स बाय ने 6-2, 6-3 से हराया। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। जय जगन्नाथ। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो भी साझा किया है। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है। जगन्नाथ है तो जीवन है। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में
एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार साझा किए हैं इस वीडियो के माध्यम से, और साफ तौर पर यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल से उन्होंने साझा किया है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।